अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्निंग इंग्लिश विद रोशनी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम हेडलाइंस के ज़रिए अपनी वोकैब को बेहतर बनाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हेडलाइंस क्या होती हैं, इनका पर्पस क्या होता है, इसमें कौन सा टेंस यूज़ किया जाता है, क्यों किया जाता है। इसके अलावा मैं आपको कुछ हेडलाइंस पढ़ना भी सिखाऊंगी कि किस तरह से आप इनमें से मीनिंग को निकाल सकते हो। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम आज की क्लास में कवर करेंगे। देखो, सबसे पहले हम इस चीज़ को देखेंगे कि हेडलाइन जो है वो होती क्या है। देखो, हेडलाइन का मकसद ये होता है कि जो पूरी की पूरी बात है उसको चंद अल्फाज में बता दिया जाए रीडर को। मतलब जो मेन आइडिया है उसको फ्यू वर्ड्स में कन्वे कर दिया जाए, और वो भी विदाउट फुल ग्रामर के। मतलब मोस्टली उसमें क्या होता है, आर्टिकल्स ए एंड दी और हेल्पिंग वर्ड्स जो होते हैं वो मिसिंग होते हैं, और फिर भी वो अपना मीनिंग कन्वे कर रहा होता है सक्सेसफुली। अब देखो, हेडलाइन जो होती है इसका पर्पस क्या होता है। देखो, हेडलाइन का पर्पस होता है रीडर की अटेंशन को अपनी तरफ खींचना। जितनी न्यूज़ है उसको समराइज करना, और क्या करना, इंफॉर्मेशन को बहुत तेज़ी से प्रोवाइड कर देना। तो ये मकसद होता है हेडलाइंस का। अब देखो, जब हेडलाइंस को डिज़ाइन किया जाता है ना, तो इसमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। जैसे वो बहुत ही शॉर्ट होती हैं, उसमें 5 to 10 वर्ड्स शामिल होते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि 5 to 10 वर्ड्स तक ही लिमिटेड हो, मेरा मतलब है इतने ही कम से कम वर्ड्स जो हैं उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा इसमें प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है, और इसमें प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल क्यों होता है इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, जब आप हेडलाइंस को प्रेजेंट टेंस में रीड करते हो ना, तो इससे आपको ऐसे लगता है जैसे ये न्यूज़ जो है बिल्कुल फ्रेश है, ये न्यूज़ जो है बिल्कुल ताज़ा तरीन है, ये जो चीज़ है, ये जो एक्शन है, ये अभी हो रहा है, चाहे वो माजी की बात कर रहा हो। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है, जब ये हेडलाइंस को लिखते हैं ना प्रेजेंट टेंस में, इसमें जो वर्ब्स यूज़ होती हैं ना वो ज़्यादा वर्डी नहीं होती। लेकिन देखो, अगर आप फ्यूचर की बात करते हो या आप किसी और टेंस की बात करते हो, तो आपको पता है कि उसमें एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद एक मेन वर्ब आएगा, और फिर यूँ बात कन्वे की जाएगी। प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, एक वो वर्ब लगा देगा और अपनी सारी की सारी बात को सामने रख देगा। ये जो वर्ब होती है ना, जो ये यूज़ करता है, ये भी एक ख़ास तरीके की वर्ब्स यूज़ करता है। ये कभी भी वर्डी वर्ब्स जो होती हैं ना उनको यूज़ नहीं करता, वीक वर्ब्स को यूज़ नहीं करता। जैसे हम लोग यूज़ करते हैं क्रिटिसाइज करना किसी को, ये यूज़ करेगा स्लैम करना। हम यूज़ करेंगे किसी को पकड़ने के लिए कैच, ये यूज़ करेगा नैप। इसके अलावा हम किसी चीज़ के ऊपर गौर व फिक्र करने को हम कंसीडर का वर्ड यूज़ करेंगे, वो क्या यूज़ करेगा, वो मल का वर्ड यूज़ करेगा, वो पोंडर का वर्ड यूज़ करेगा। तो इस तरह से इसके खास वर्ड्स होती हैं जिसको ये इस्तेमाल करता है। अच्छा, एक और चीज़, जब ये पास्ट की बात करेगा तब भी प्रेजेंट टेंस यूज़ करेगा, जब फ्यूचर की बात करेगा तब भी प्रेजेंट टेंस यूज़ करेगा। और बाज़ औक़ात ये होता है कि जब वो फ्यूचर की बात कर रहा होता है तो वो कन्वे करने के लिए अपने आइडिया को 2+V1 का इस्तेमाल करता है, जो ये बताता है ये एक्शन अभी होना है। क्लियर हो गया? अब हम कुछ हेडलाइंस को देखते हैं। अच्छा, तो हमारी जो फर्स्ट हेडलाइन है वो है ये, पाकिस्तान इनवाइट्स। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। पाकिस्तान इनवाइट करता है। इनवाइट करने का मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब है ये कॉल फॉर करता है, ये डिमांड करता है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, ये आस्क कर रहा है। किससे? इंडिया से। अच्छा, किस चीज़ के लिए? वो फोर प्रपोजिशन के ज़रिए बता रहा है, इस चीज़ के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग के लिए। देखो, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है बहुत ही सीरियस टॉक, बहुत ही सीरियस डिस्कशन, जिसको आप कहते हो ना संजीदा गुफ्तगू।
उसके लिए आप ये यूज़ करते हो कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग। और अगर आप खाली कॉम्प्रिहेंसिव को देखो ना तो इसका मतलब होता है इंक्लूसिव, डिटेल्ड, कंप्लीट, जिसमें सारी बातें शामिल हों, वो चीज़ होती है कॉम्प्रिहेंसिव। और डायलॉग क्या होता है? डायलॉग का मतलब होता है डिस्कशन, टॉक, कन्वर्सेशन, निगोशिएशन भी बोलते हैं, कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। और किस चीज़ के ऊपर डायलॉग करना है वो इसने ऑन प्रपोजिशन के ज़रिए बताया है, कश्मीर के ऊपर। तो इस तरह से इसने ये पूरी हेडलाइन बनाई है। देखो, अब जब मैंने इसको पढ़ा या किसी स्टूडेंट ने इसको रीड किया तो उसको फ़ौरन पता चल गया कि यहाँ पे 2 कंट्रीज़ की बात हो रही है, पाकिस्तान और इंडिया की। उसके बाद उसने कहा डायलॉग का वर्ड देखा तो इसको समझ आ गई कि अच्छा ये बात कर रहा है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में किसी डायलॉग की बात कर रहा है, किसी कम्युनिकेशन, डिस्कशन की बात कर रहा है। और उसके बाद इसको वर्ड नज़र आ गया कश्मीर। तो देखो, ये फ्यू वर्ड्स को रीड करके ही आपको पूरी न्यूज़ का अंदाज़ा हो गया। अब इसको अगर ये सेंटेंस में कन्वर्ट करना चाहता ना तो ये इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकता था कि पाकिस्तान हैज़ इनवाइटेड इंडिया या पाकिस्तान इनवाइटेड इंडिया। ठीक है, इस तरह से भी कर सकता था। अब नेक्स्ट हेडलाइन देखते हैं। ठीक है, अब ये जो वर्ड्स है ना कॉम्प्रिहेंसिव और डायलॉग, इसको आप नोट कर लीजिए, ये बहुत रिपीट होते हैं हेडलाइंस में। अब नेक्स्ट हेडलाइन है कश्मीर टेक सेंटर स्टेज। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब हो गई। कश्मीर टेक करता है। ठीक है, किस चीज़ को टेक करता है, किस चीज़ को लेता है? सेंटर स्टेज को। एज जो है ये रीज़न को बता रहा है, कहता है इस वजह से। किस वजह से? कहता है जो फ्रेजाइल सीज फायर है, जो बहुत ही नाजुक कमज़ोर सी सीज फायर है, वो होल्ड होती है, मतलब वो कायम है, वो अभी तक चल रही है, वो रिमेन है, वो कंटिन्यू है। अच्छा, अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अब ये चीज़ देखो कि जब आप हेडलाइंस को रीड करते हो ना, मैंने क्या कहा, इसकी जो वर्ब्स होती हैं या जो फ्रेजल वर्ब होती हैं या जो फ्रेजेस होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पे इसने यूज़ किया है टेक सेंटर स्टेज। इसका क्या मतलब होता है? देखो, सेंटर स्टेज का मतलब है कि ये जो चीज़ है ये मेन फोकस बन गई है। जब हम कहते हैं ना कि फ़लाँ चीज़ है वो टेक सेंटर स्टेज करती है तो इसका मतलब है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बन गई है, वो एक मेन इशू बन गई है, वो सबका फोकस बन गई है, या वो चीज़ जो है वो कम इनटू स्पॉटलाइट हुई है। इसका मतलब भी यही होता है कि वो सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गई है। और फ्रेजाइल किसको बोलते हैं? फ्रेजाइल अक्सर आपने देखा हो पार्सल के जो बॉक्सेस होते हैं उसके ऊपर लिखा होता है जब उसके अंदर बहुत ही नाजुक चीज़ें होती हैं। फ्रेजाइल का मतलब होता है वीक, जो इजीली ब्रोकन हो, जो आसानी से टूट सकती हो, जो सेंसिटिव हो, जो डेलिकेट हो, जो वीक हो, जो अनस्टेबल हो, जो आसानी से टूटने वाली हो, उसको बोलते हैं। और इसने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया सीज फायर। देखो, सीज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्टॉप करना। और फायर का मतलब क्या होता है? मतलब आप ये समझ लें कि इनके दरमियान में जो फाइटिंग है, जो एक दूसरे के ऊपर जो आप ये समझ लेंगे ये जो फायरिंग कर रहे हैं, तो ये जो चीज़ है ये स्टॉप हो गई है। सीज फायर का मतलब होता है जंगबंदी, मतलब एक ऐसा अग्रीमेंट जो 2 कंट्रीज़ के दरमियान में हुआ या 2 साइड्स के दरमियान में हुआ है ताकि वो फाइट को स्टॉप कर सकें। इसके लिए एक वर्ड होता है ट्रूस, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और होल्ड क्या चीज़ है ये मैंने बता दिया। अब इस सारी हेडलाइन का मतलब क्या है मैं एक लाइन में बता देती हूँ। देखो, इसमें वो बात कर रहा है कि कश्मीर जो है एक बार फिर सबसे अहम मसला बन गया, जबकि जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो एक नाजुक सी जंग बंदी जो है वो अभी तक होल्ड कर रही है, अभी तक कायम है। तो वो ये बात कर रहा है इस पूरी हेडलाइन में। अब आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है डिटेरेंस री-इस्टेब्लिश्ड से आर्म्ड फोर्सेस, कि ये जो चीज़ है ये फिर से इस्टेब्लिश हो गई है।
कौन कह रहा है? आर्म्ड फोर्सेस कह रही हैं। देखो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्ड है वो डिटेरेंस है। डिटेरेंस का मतलब क्या होता है? देखो ये बात करता है एक एबिलिटी की, एक पावर की। अच्छा, कौन सी पावर, कौन सी ताकत, कौन सी एबिलिटी, कौन सी सलाहियत? कहता है वो वाली पावर जो कि स्टॉप कर देती है एनिमी को, दुश्मन को कुछ करने से, कुछ गलत करने से। तो ये वाली जो पावर है ये रीएस्टैब्लिश हो गई है। और रीएस्टैब्लिश का मतलब क्या है? ये जो चीज़ है इसको रीगेन कर लिया गया है, इसको दोबारा से हासिल कर लिया गया है, इसको रीस्टोर कर लिया गया है। और ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। तो बस आप इस वर्ड को याद कर लीजिए कि डिटेरेंस होता क्या है। मतलब दुश्मन को बाज रखने का जरिया या ऐसी ताकत जो दुश्मन को कुछ गलत करने से रोकती है। ये जो चीज़ है ये रीएस्टैब्लिश हो गई है। अब नेक्स्ट हेडलाइन देखते हैं। देखो ये वाली जो हेडलाइन है ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है समझने के लिए। वो कह रहा है लेट, मतलब अलाउ करो किसी चीज़ को, किसी चीज़ को होने दो, किसी चीज़ की इजाज़त दे दो। किस चीज़ की? कहता सीज़ फायर की। ये जो सीज़ फायर है, ये जो जंग बंदी है, ये जो जंग रोकने का एग्रीमेंट है, कहता इस चीज़ को बी होना। क्या कहता? बिगनिंग, शुरुआत। किसकी? वो ऑफ लगा के बता रहा है, रेकनिंग की। कहाँ? कहता इन रीजन में। देखो ये हेडलाइन जो है ना, ये इसको समझना ही बड़ी बात है, ठीक है। देखो इसमें असल में कह रहा है ये जो सीज फायर हुई है ना, ये जो जंग बंदी हुई है, ये जो एग्रीमेंट हुआ है, कहता इसको होने दो इस चीज़ की शुरुआत के लिए। रीजन में मतलब इलाके में। देखो रेकनिंग क्या चीज़ होती है? अगर आप रेकनिंग का मतलब समझ लेते हैं ना तो आपको ये सारी हेडलाइन समझ आ जाती है। देखो रेकनिंग जो है इसका मतलब होता है प्रॉब्लम्स को फेस करना, सच्चाई को एक्सेप्ट करना, चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उसकी जिम्मेदारी लेना। मतलब ये जो सीज फायर है इसको होने दो और इसको स्टार्ट करने दो, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना इस रीजन में। असल में वो ये बात कर रहा है। देखो ये जो रेकनिंग है ना, ये रेकन वर्ड से मिलकर बनी है। अब ये रेकन क्या होता है? देखो इसका एक मतलब होता है सोचना, बिलीव करना कि ऐसी चीज़ हो सकती है, ऐसी चीज़ जो है वो ट्रू हो सकती है, वो पॉसिबल है। ठीक है, जैसे मैं ये सोच रहा हूँ कि आज बारिश होगी तो मैं कह सकता हूँ आई रेकन इट विल रेन टुडे। ठीक है, ये वर्ड उन चीज़ों के लिए यूज़ होगा जो पॉसिबल हैं, जो हो सकती हैं। ठीक है, आप वैसी बातें नहीं इसके साथ लगाओगे जो पॉसिबल ही नहीं है। इसका दूसरा मतलब क्या होता है? इसका दूसरा मतलब होता है किसी चीज़ का हिसाब लगाना या किसी चीज़ को गिनना, किसी चीज़ को कैलकुलेट करना, किसी चीज़ को काउंट करना। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने फूड ऑर्डर करना है, तो आप फूड ऑर्डर करने से पहले क्या कर रहे हो? आप रेकन कर रहे हो टोटल कॉस्ट को कि कितनी कॉस्ट आएगी, इस पे कितना बिल बनेगा, कितने पैसे लगेंगे इस ऑर्डर को रिसीव करने में या इस ऑर्डर को प्लेस करने में। तो ये होता है रेकन। इसके 2 मीनिंग होते हैं। और रही बात इस रेकनिंग की, रेकनिंग का मतलब होता है प्रॉब्लम्स को फेस करना, सच्चाई को एक्सेप्ट करना और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना। अब नेक्स्ट हेडलाइन देखते हैं। इसमें कह रहा है जर्मनी एम्स, कि जर्मनी जो है वो एम करता है, मतलब वो इस चीज़ को चाहता है, इसका इरादा रखता है, इसके लिए प्लान कर रहा है। क्या चीज़ के लिए? किस चीज़ के लिए? कहता है टू हैव, रखने के लिए। किस चीज़ को? यूरोप्स स्ट्रॉन्गेस्ट, इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पावरफुल, सबसे ताकतवर कन्वेंशनल आर्मी, ऐसी आर्मी जो कि कौन से वाली है? कन्वेंशनल आर्मी। देखो कन्वेंशनल आर्मी का मतलब क्या है? देखो एक होती है न्यूक्लियर फोर्सेस, मतलब ये वो वाली आर्मी होती है जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स को या मिसाइल्स को यूज़ करती है। ठीक है, और ये जो कन्वेंशनल आर्मी है ना, ये उस आर्मी को बोलते हैं जो रेगुलर आर्मी होती है, मतलब जो आम फौज होती है।
जो नॉर्मल वेपन्स को यूज़ करती है। तो ये उस वाली आर्मी की यहाँ पे बात कर रहा है। देखो अगर आप खाली कन्वेंशनल का ही मतलब देखोगे ना, आपको समझ आ जाए कि ये बोलते हैं ऑर्डिनरी को, ये ट्रेडिशनल को बोलते हैं, ये रिवायती को बोलते हैं, ये उसको बोलते हैं वो चीज़ जो यूजुअल हो, जो चीज़ बिल्कुल नॉर्मल हो, जो चीज़ आप उसके लिए और भी क्या वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, जैसे रेगुलर बोल सकते हो, ऑर्डिनरी बोल सकते हो, यूजुअल बोल सकते हो। तो ये वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो ये कह रहा है जर्मनी जो है वो इस चीज़ को प्लान कर रही है कि उसके पास यूरोप की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ये वाली आर्मी हो। देखो अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये जो टू हैव है ना, ये फ्यूचर की बात कर रहा है, ठीक है। अभी इसके पास नहीं है, ये चाहता है फ्यूचर में इसके पास ये चीज़ हो। और ये जो एम है ये कितने वर्ड्स को कन्वे कर रहा है। देखो ये बात कर रहा है, प्लानिंग की बात कर रहा है, ये कह रहा है कि ये प्लान कर रहा है, ये वांट कर रहा है, ये इस चीज़ को चाह रहा है, ये इस चीज़ के लिए इरादा रख रहा है। तो इंटेंट का वर्ड भी यूज़ कर सकता है। और अगर इसने स्ट्रॉन्गेस्ट यूज़ किया तो स्ट्रॉन्गेस्ट को देख के ही आपके माइंड में बहुत सारे डिफरेंट वर्ड्स आने चाहिए, जैसे पावरफुल, ठीक है, पावरफुल हो गया, जैसे बहुत ही एडवांस्ड हो गई। तो इस तरह से आप चीज़ों को कनेक्ट करते जाया करें। फिर एक वर्ड आपके आंखों के सामने आएगा ना, तो साथ ही ये डिफरेंट वर्ड्स भी आपकी आंखों के सामने आ जाएंगे। तो इसके साथ ही आज की क्लास कंप्लीट होती है। छोटी सी क्लास थी, बट मैंने कोशिश की इसमें आपको मैं वो कैप के ऊपर ज़्यादा फोकस डालूं और आपको बताऊं कि इनका मीनिंग कैसे निकालते हैं। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरा सब स्टूडेंट से कि आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अपनी स्पीकिंग के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, जो चाहते हैं उनकी इंग्लिश बोलने में भी अच्छी हो, लिखने में भी अच्छी हो और पढ़ने में भी अच्छी हो। तो ये जो तीनों सेक्शंस हैं इसके ऊपर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप अपने आप को कितनी रेटिंग देते हो आउट ऑफ 10, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ पता चल जाएगी कि आपका कौन सा एरिया जो है वो वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तो इस सवाल का जवाब लाजमी दीजिएगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।